हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुग्रोन। दिस इज रोहित, आपका प्यारा ज्योग्राफी एडुकेटर्स। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का इस नए साल में। आई होप आप सभी स्वस्थ, सुरक्षित और हैप्पी रहे होंगे। अब प्लीज ओमिक्रॉन वायरस आ रहा है, आप अपने फैमिलीज को कहिए, आप अपने पेरेंट्स को कहिए कि सभी सोशल डिस्टेंसिंग रखें और सुरक्षित रहें, मास्क लगा कर रखें। और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मास्क थोड़े से अच्छी क्वालिटी के ले आएंगे तो आई थिंक बेटर रहेगा, क्योंकि मैं ये बात जानता हूं कि वायरस जो है वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। कोरोना वायरस कभी खत्म नहीं होगा। जिस तरीके से मलेरिया, डेंगू, इस टाइप की जो बीमारियां होती है, जैसे प्लेग कोई करके बीमारी आई थी, वो हैजा मतलब ऐसी कोई सी बीमारी होती है जो लंबे टाइम तक चलती रहती है। जैसे मलेरिया आया तो वो एक ऐसे मच्छर काटने से होता है जो किसी के भी हो सकता है। वैसे ही कोरोना बीमारी है सर। पहले मौत ज्यादा हुई थी, सेकंड में और ज्यादा हुई, थर्ड में अब धीरे धीरे मौतें कम होने लग जाएंगी, क्योंकि लोगों के टीके लगने शुरू हो चुके हैं। तो जनरली क्या होता है ना, आपकी एज में भी अभी जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं क्लास 11th वगैरह के, आई होप आप सभी ने टीका लगवा लिया होगा। और यदि आपने टीका नहीं लगवाया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी टीका लगवाने जाएं। 3 जनवरी से नया शेड्यूल स्टार्ट हो रहा है। 15 टू 18 एज वाले टीकाकरण करवाएंगे। आप सभी की आई थिंक स्कूलें जल्दी ही बंद हो जाएगी, क्योंकि मैं जहां तक जानता हूं, जहां तक मैं इसके बारे में स्टडी की है, कि बहुत तेजी से फैल रहा है और बहुत तेजी से फैलेगा, क्योंकि लोग लापरवाह होते जा रहे हैं। आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, अपने करियर पर फोकस करें, अपने करियर पर फोकस करें और अपने परिवार का साथ दें, क्योंकि आपके लिए, आपके परिवार के अलावा, आपके लिए आपका परिवार के अलावा कोई नहीं है और आपके परिवार के पास आपके अलावा कोई नहीं है। आप सभी स्वस्थ रहेंगे तो आई होप आप जिंदगी आगे बढ़ा पाएं। आप इस साल, जरूरी नहीं है वो सब चाहो जो आप करो, लाइक बाहर घूमना वगैरह, वो यदि आप जिंदा रहेंगे तो अपन नेक्स्ट ईयर भी चलेंगे। समझ पा रहे हैं? तो हम लोगों की क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अभी घर में रहें, सुरक्षित रहें, परिवार के साथ कुछ समय गुजारें, बातें शेयर करें। और अभी इस मुश्किल घड़ी में फैसला एक ही लें कि सुरक्षित रहना है, स्वस्थ रहना है, हेल्दी खाना है। वैक्सीन यदि नहीं लगवाई है, आपके मॉम डैड ने, मतलब आपके पेरेंट्स ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप समझदार व्यक्ति होने के कारण, समझदार एक स्टूडेंट होने के नाते, आप अपने माँ पापा को कहिए कि वो भी वैक्सीन लगवाए। क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने वैक्सीन लगवा ली है, मैं मेरे फैमिलीज में जितने भी मेंबर हैं, मेरे भाई बहन, सबने वैक्सीन लगवा ली है। मैंने खुद ने दोनों वैक्सीन लगवा ली है। कोई भी समस्या नहीं आती है वैक्सीनेशन में। ये थ्रोट दिमाग से निकाल देना कि वैक्सीन में कुछ होता है। बहुत से व्यक्ति, जैसे मैं बीमार हुआ था, लेकिन एक भैया है, मेरे भैया है, वो बीमार नहीं हुए थे फर्स्ट वैक्सीन में। सेकंड वैक्सीन में बहुत से बीमार हुए थे और मैं बीमार सेकंड वैक्सीन में नहीं हुआ, मैं फर्स्ट में हुआ था। तो और बहुत से ऐसे हैं जो दोनों वैक्सीन में बीमार नहीं हो रहे, बहुत से ऐसे जो दोनों वैक्सीन में बीमार हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो क्या होता है ना, जब बच्चे होते हैं, बच्चे होने के बाद भी टीके लगवाते हैं ना, टीके लगवाते तो टीके लगते हैं सर, बुखार आती है, बुखार आना नॉर्मल है, तभी उसका असर माना जाता है। समझ पा रहे हो? तो एक ही बात है, आप स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, बस मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ये स्टार्टिंग का इतना बड़ा पार्ट इस वजह से क्योंकि बहुत भयानक वायरस है, आप यकीन माने। मलेरिया ऐसी बीमारी है जो इतना फैलता नहीं है। जनरली आप एक खांसोगे तो दूसरे के वो खांसी हो जाएगी, दूसरा बीमार हो जाएगा। लेकिन वो जब खांसेगा तो लेकिन ये वायरस तो छूने से फैलता है, मलेरिया छूने से नहीं फैलता है, लेकिन ये वायरस तो छूने से फैलता है। तो आप प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग रखें, गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस है उनका पालन करें। आपकी स्कूल जल्दी ही बंद हो जाएगी ऐसा मुझे लगता है, और ये मेरा थॉट है, और जहां पे जो सोर्सेस मैं पढ़ रहा हूं वहां का थॉट है। तो बट लेकिन आप इस समय को अच्छे से यूज करें, अच्छी चीजें पढ़ें, बुक्स पढ़ें। मैं चाहूंगा यदि अभी ज्यादातर दुकानें खुल रही है तो आप बुक्स ले आइए, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए। ठीक है? तो अपन बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर्स में, मेरा थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा माइंड सेट सही नहीं था ना। फिर से मैं एक बार रिपीट करवा देता हूँ, फिर अपन शुरू से लेकर लास्ट तक मैं रिपीट करवा देता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, क्लास चैप्टर नंबर 16 है, क्लास 11 ज्योग्राफी का चैप्टर है। आगे बढ़ते हैं। इसमें अपन किस तरीके से पढ़ेंगे, सारी चीजें मैंने बता चुका था। इसके बाद इंट्रोडक्शन में क्या बताया था, द बेसिक वेज ऑफ सच वेदरिंग वेरिएशन एंड रिजल्टेंट बायोडाइवर्सिटी इज इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी एंड वाटर। ये सब चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है। इसके बाद एक क्विक रिवीजन फटाफट से पढ़ा रहा हूँ। बायोडाइवर्सिटी इटसेल्फ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फटाफट से एक बार मैं हाईलाइटर सेलेक्ट कर लेते हैं।
बायोडाइवर्सिटी इटसेल्फ ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, बायो प्लस डाइवर्सिटी, आप समझ पा रहे होंगे ये वाले वर्ड्स। ओके, क्या हो गया कलर के, कलर कौन सा लेना चाहिए, ब्लैक ब्लैक, तो फिर ये हो जाएगा ना, हाइलाइटर में कौन सा कलर लेना चाहिए। ओके, नहीं ये भी नहीं चल रहा यार, ये तो प्रॉब्लम है इसमें। येलो तो वो पहले था ही सही, रेड ले लेते हैं, ये वाला ले ले, ठीक है ये वाला चलेगा। ओके, ये एक्चुअली पीछे की स्लाइड ही मैंने इस कलर की बनवाई है ना, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, कुछ स्लाइड्स ऐसे होती है जो पॉजिटिव वाइब्स देती है, और ये ऐसी स्लाइड है जो बहुत पॉजिटिव वाइब्स देती है, ठीक है। चलिए, सो बायोडाइवर्सिटी इटसेल्फ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फर्स्ट है बायो, सेकंड है डाइवर्सिटी। इन सिंपल टर्म्स बायोडाइवर्सिटी इज अ नंबर एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब बायोडाइवर्सिटी ऐसी है जिसमें, बायोडाइवर्सिटी मतलब हो गया ऑल ओवर द नेचर, जिसमें स्पीसीज वगैरह आती है, फ्लोरा फोना वगैरह सब करके, वो उस तरीके से सारी स्पीसीज ऑर्गेनिजम्स आते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु, बड़े भी हो सकते हैं। और इट रिफर्स टू द वेरिएंट ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की वेरिएंट, एनिमल्स, जैसे प्लांट्स को अपन फ्लोरा फोना करके बोलते हैं ना, फ्लोरा और फोना यानी एनिमल्स, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे जो जमीन के अंदर, जैसे कभी गाजर मूली की फसल आप जमीन के अंदर उगाएंगे, या जमीन के अंदर जैसे सलजम वगैरह उगते हैं, तो जनरली क्या होता है ना कि वहां पर आपको छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे, दैट कॉल्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। The genes they contain and the ecosystem they form, it leads to the variability among living organisms on the earth, including the variability within and between the species and that within the between the ecosystem। बेसिकली ऐसी ऐसी स्पीसीज जो इकोसिस्टम और उनके बीच में है, बायोडाइवर्सिटी के बीच में, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं मेरे दोस्तों। हम क्या करने वाले हैं, सब चीजों का अभी फिलहाल के लिए रिवीजन करेंगे, जहां तक मैं आप लोगों को पढ़ाया हुआ हूं। थोड़ी सी स्पीड मुझे इस वजह से धीरे करनी पड़ी, क्योंकि अपने पास समय है अभी पढ़ने के लिए, काफी हद तक समय है, तो हम उन सभी को साथ में लेते हुए चलेंगे। सो बायोडाइवर्सिटी का मैंने ये आपको डायग्राम बताया था, ये डायग्राम मैंने आप लोगों को बताया था, जिसमें फ्लोरा और फोना करके, और उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है, उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जैसे छोटे छोटे से ये जो आ जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, और इसके अलावा कॉकरोच वगैरह हो गए, ये हो गए, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ये एनिमल्स वगैरह तो है ही सही, ये दिख रहे हैं आपको, ये एनिमल्स वगैरह दिख ही रहे हैं। सो बायोडाइवर्सिटी हमारे हाथ के अंदर है सर, हम इसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं वो हमारे हाथ के अंदर है सर। फिर इसके बाद मैंने पढ़ाया बायोडाइवर्सिटी कैन बी डिस्कस एट 3 लेवल्स, 3 लेवल्स पर डिस्कस की जा सकती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। फिर मैंने जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में आप लोगों को पढ़ाया कि जीन्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वेरिएंट लाइफ फॉर्म्स। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द वेरिएशन जीन्स विद इन स्पीसीज। एक बार के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं, मैं बस ये देख रहा हूं कि अपना सेशन रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है, जीन्स आर द बेसिक बिल्डिंग्स ब्लॉक्स ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म्स। ऑब्वियसली बात है कि जो जीन्स होंगे वो एक बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह होते हैं ह्यूमंस के अंदर, क्योंकि जैसे आपके माँ पापा की जीन्स है, वैसे ही मतलब एक पेरेंटियल जीन्स, जैसे जिसमें अपन बोलते हैं कि पुरुष के गुणसूत्र और महिला के गुणसूत्र से जो शिशु का निर्माण होता है, और जो किड का निर्माण होता है दोस्तों, क्या होता है कि एक्स एक्स और एक्स वाई मिलके, आई थिंक यही होते हैं बायोलॉजी में, और आई थिंक जहां तक मुझे याद है कि ये पुरुष के और ये महिला के होते हैं, कि कुछ भी होते होंगे, वो बायोलॉजी वाले जानते हैं। तो जेनेटिक के अंदर आई थिंक यही होता है, मुझे कंफर्म याद नहीं है, जो भी है। तो जीन फॉर्मेशन एक्स, जीन फॉर्मेशन से पार्ट ऑफ लाइफ का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसीलिए तो वो क्या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि इट्स गोना बी वेरियस लाइफ फॉर्म्स, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब इसके बिना अधूरा है। एक बार बताऊं, यदि जीन्स मतलब ऐसा होता है ना, जीन्स का यही खेल है सर, कि जीन्स जैसे होंगे नेक्स्ट पीढ़ी में वैसे ही जीन्स होंगे। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स हैविंग सर्टेन सिमिलरिटी, मतलब इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स के अंदर हैविंग सर्टेन सिमिलरिटीज इन देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड स्पीसीज। मतलब इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सेम, जैसे अपन बोलते हैं ना कि ये ह्यूमन स्पीसीज है, मतलब जो अपने अंदर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं,
जैसे प्लांट स्पीसीज मतलब जो प्लांट्स, सारी तरीके के प्लांट आ गए उसमें, एक पर्टिकुलर प्लांट नहीं आया। स्पीसीज के अंदर एक ऐसा ग्रुप जिनमें उनके लक्षण, जिनमें उनकी सिमिलरिटीज लगभग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सेम्स होते हैं। जैसे अभी बताऊं, मेरे आपका 2 कान है, आपके भी 2 ही कान होंगे, एक कान किसी का होगा नहीं। तो एक्चुअली क्या होता है ना, इनको बोलते हैं कि अपन एक स्पीसीज में है, जैसे प्लांट स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज, ह्यूमन स्पीसीज, ऐसे करके, राइट। फिर मैंने उसके बाद आपको जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में एक चीज बताई कि डाइवर्सिटी फाउंड इन नेटिव चिकन्स, सब जगह डाइवर्सिटी फाउंड होती है, इनमें मिलेगी आपको, ह्यूमंस में मिलेगी, सब जगह जेनेटिक डाइवर्सिटी मिलेगी, क्योंकि एक से दूसरा बनता है, दूसरे से तीसरा बनता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। ये बबुआ क्या कर लेगा, हमने जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा सर। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या बोलती है, जरा एक बार पढ़ लेते हैं फिर से, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। हमने जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में क्या पढ़ा, जेनेटिक डाइवर्सिटी के हमने बारे में क्या पढ़ा कि सर ये एक तो एक जगह से दूसरी जगह फैलती है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज ना बेसिक ब्लॉक्स बेसिक ब्लॉक्स ऑफ वेरियस लाइफ, बेसिक ब्लॉक्स ऑफ वेरियस लाइफ, हमारी लाइफ के बेसिक ब्लॉक है। और इसके अलावा मैंने इसके बारे में क्या पढ़ा जेनेटिक्स के बारे में कि सर पेरेंटियल जेनेटिक्स से बहुत अफेक्ट होता है, पेरेंटियल जेनेटिक्स से बहुत अफेक्ट होता है। जैसे चिकन के बारे में मैंने पढ़ा कि वो एक, और इसके अलावा मैंने क्या पढ़ा कि जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं, फिजिकल जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सेम मिलेंगे, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके आपको सेम मिलेंगे, उनको अपन कह देते थे सर स्पीसीज। कल को आपसे क्वेश्चन बोले द डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज, तो कैन यू टेल मी, आप उन्हें बता पाएंगे, अच्छे से लिख पाएंगे? तो एक बार आप दिमाग में बैठा लीजिए कि सर स्पीसीज क्या होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन बींग्स जेनेटिकली बिलोंग्स टू द होमोसेपियंस, मैंने आपको बता दिया कि हम होमोसेपियंस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एंड ऑल्सो डिफर इन दियर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हाइट, कलर, फिजिकल अपीयरेंस, ही इट इज कंसिडरेबली, मतलब कंसिडरेबली, दिस इज ड्यू टू द जेनेटिक डाइवर्सिटी। ऑब्वियसली बात है, जेनेटिक डाइवर्सिटी से फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होते हैं, बट वी आर ऑल्सो डिफरेंट इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हाइट। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर अपन अलग होते हैं बहुत से, जिनके पेरेंट्स लंबे होते हैं ना, जिनके पेरेंट्स लंबे होते हैं, ज्यादातर, मैं एकदम श्योर नहीं हूं, बट जहां तक मुझे आइडिया, जिनके पेरेंट्स लंबे होते हैं, आई थिंक उनके सन भी लंबे होते हैं। लेकिन आपको एक बार पता है, आपको एक बात बताऊं, जब किन्हीं के पेरेंट्स फेट होते हैं, फैटी नेचर के होते हैं, उनके आप सन और डॉटर्स देखना, उनके आप नेक्स्ट जनरेशन देखना, बेसिकली जो थोड़ा सा आपको फेट मिलेगा, उनका आप नेक्स्ट जनरेशन देखना, वो भी आपको मतलब अच्छे ही कंडीशंस में मिलेंगे, बेसिकली वीक नहीं मिलेंगे। बट जिनके पेरेंट्स वीक होते हैं, उनके आपको सन वगैरह वीक देखने को मिलेंगे, या फिर जिनके पेरेंटियल कंडीशन में, जेनेटिक्स में कुछ डिजीज होती है, तो नेक्स्ट जनरेशन में डिजीज होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऐसी डिजीज जो जेनेटिक डिजीज होती है, जो एक लाइफ से दूसरी लाइफ में, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में फैलती है, दैट कॉज जेनेटिक डिजीज। यहां तक बात समझ में आई? द जेनेटिक डाइवर्सिटी इज एसेंशियल फॉर द हेल्दी ब्रीडिंग ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के वही टाइप्स है सर, स्पीसीज डाइवर्सिटीज, मतलब ये स्पीसीज डाइवर्सिटीज अलग अलग स्पीसीज है। इकोसिस्टम डाइवर्सिटीज, मतलब ये इकोसिस्टम की डाइवर्सिटीज हो रही है। और यहाँ पर जेनेटिक डाइवर्सिटीज, मतलब ये जो जीन्स ट्रांसफर हो रहे हैं वो वाली डाइवर्सिटीज हो रही है। यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए, स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होती है? दिस रिफर्स टू बी ए वेराइटी ऑफ स्पीसीज, मतलब मैंने आपको बताया कि स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होती है। कल को आपसे पूछ ले कि सर स्पीसीज आखिर होती क्या है, मैं क्या बताने वाला हूं स्पीसीज के बारे में कि जिनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सेम मिलेंगे, हम उनको स्पीसीज बोल देते हैं सर, उनको हम स्पीसीज बोल देते हैं। सो दिस रिफर्स, स्पीसीज डाइवर्सिटीज क्या होती है? दिस रिफर्स टू ए वेराइटी ऑफ स्पीसीज। ऑब्वियसली बात है, स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात करूंगा तो एक वेराइटी बता दी है स्पीसीज की। मैं एक बार बताऊं, ह्यूमन डाइवर्सिटी वर्ड दे दिया मैंने, सपोज करो ये वर्ड होता है, ज्योग्राफी में एग्जिस्ट करता है, या फिर एक पेन डाइवर्सिटी बोल दिया, तो इसमें क्या पेन की बात करूंगा, पेंसिल की बात करूंगा क्या? नहीं ना यार। सो स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। सो दिस रिफर्स टू द वेराइटी ऑफ स्पीसीज, इट रिलेटेड टू द नंबर ऑफ स्पीसीज इज डिफाइंड एरियाज। ऑब्वियसली बात है यार, पेन डाइवर्सिटीज के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं अमेरिका के पेन की बात नहीं कर रहा, मैं उन्हीं पेनों के बारे में बात करूंगा जो मेरे क्राइटेरिया के अंदर है, पेन डाइवर्सिटी के अंदर।
बात समझ में आ रही है? सो इट रिलेटेड टू द नंबर ऑफ स्पीसीज इन डिफरेंट एरिया, अलग अलग इस एरिया में पेन डाइवर्सिटी इतनी है। कल को मैं जयपुर से बाहर निकला, इंदौर गया, इंदौर में पेन डाइवर्सिटी इतनी है, और फिर मैं इंदौर से बाहर निकल के कहीं और जगह गया तो वहां पर पेन डाइवर्सिटी बता देगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? नाउ सो द डिफरेंट ऑफ स्पीसीज कैन बी मेजर्ड थ्रू इट्स रिचनेस। ऑब्वियसली बात है, अलग अलग अकॉर्डिंग पहचान सकते हैं। जैसे मान लो कोई पेन है, पाकर का पेन है, अब वो पाकर का पेन सर आपके कोई 200 का आता है, कोई 500 का आता है, कोई 1000 का आता है, कोई 3000 का आता है। तो पाकर के पेन की एक अलग डाइवर्सिटी हो गई, एक अलग स्पीसीज हो गई, तो हम उन्हें अलग तरीके से मेजर कर सकते हैं। समझ पा रहे हो? सो एब्यूंडेंस एंड टाइप, उनके जो कमियां होंगी और जो उनके प्रकार होंगे, एब्यूंडेंस उनमें प्रचुर मात्रा में होंगे। सम एरियाज आर मोर रिच इन स्पीसीज इन अदर देन अदर्स, मतलब बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर स्पीसीज में रिच होते हैं। एरियाज रिच इन स्पीसीज डाइवर्सिटी आर कॉल्ड हॉट स्पॉट्स। हॉट स्पॉट ऑफ डाइवर्सिटी, हॉट स्पॉट मतलब समझते हो? जैसे अभी पता नहीं है कौन सी हीरोइन है, वो डांस करती रहती है या क्या नाम था उसका, कोई है, मतलब मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। तो वो एक ऐसी एक्ट्रेस है, मुझे एग्जैक्टली बिल्कुल नाम याद नहीं आ रहा। तो या नोरा फतेही, नोरा फतेही, नोरा फतेही, एकदम से दिमाग में क्लिक किया। तो वो अभी प्रेजेंट टाइम पे यंग जनरेशन का एक हॉटस्पॉट है, मतलब जो वो सब तरीके से लोग उन्हें लाइक करते हैं। समझ में आ रहा है? सो एरियाज रिच इन स्पीसीज डाइवर्सिटीज आर कॉल्ड हॉटस्पॉट ऑफ डाइवर्सिटी। जैसे बहुत से किम करदाशियन को करते हैं, लाइक बहुत सारे सबके अलग अलग होती है। तो ऐसे एरियाज जहां पर उनको उनकी रिच कंडीशन, फुलफिल कंडीशंस मिलेगी, आर कॉल्ड हॉट स्पीसीज ऑफ डाइवर्सिटीज। ओ दिस इज अ ग्रेट आइडिया, मैंने आपको कल बता दिया। नाउ इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, व्हाट इज द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी? चलिए शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। क्या बताने वाला हूं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में, जरा समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। यहाँ पे कलर एक बार में के लिए मैं रेड ही कलर ले लेता हूँ, रेड कलर आई थिंक ज्यादा बेटर रहेगा। मैं भी व्हाइट ले लेता हूँ, व्हाइट कलर इज मोर बेटर देन, मेरे को बहुत प्यारा कलर लगता है, शांति का प्रतीक है और सुख शांति रहती है। द ब्रॉड डिफरेंस बिटवीन इकोसिस्टम, मतलब जो बड़ा चौड़ा डिफरेंस है इकोसिस्टम एंड बिटवीन इकोसिस्टम types and the diversity of habitats and ecological process occurring within the ecosystem type constitute of ecosystem diversity. The boundaries of communities and ecosystems are not very rigidly defined. मतलब इकोसिस्टम की कोई बाउंड्री डिफाइन नहीं की गई है सर। अभी एक बात बताओ, कोई स्पीसीज अभी एब्यूंडेंस है, मतलब अभी प्रचुर मात्रा में है, हो सकता है कि कल को आज के 5 साल बाद 5 years आफ्टर वो स्पीसीज नहीं रहे। समझ पा रहे हो? तो ऐसी कोई मात्रा डिफाइन नहीं है सर, ऐसी कोई मात्रा डिफाइन नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एरिया के अंदर गवर्नमेंट जब चाहे जब चेंज कर सकती है। ठीक है? सो द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज, इनकी कम्युनिटीज की भी कोई रिजिडली डिफाइन नहीं है, बाउंड्रीज डिफाइन नहीं है। थस द डिमार्केशन ऑफ इकोसिस्टम बाउंड्रीज इज डिफिकल्ट टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उनको बताना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सो इंपोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करूंगा कि सर बायोडाइवर्सिटी की इंपोर्टेंस क्या क्या है, मुझे बताइए। बायोडाइवर्सिटी की इंपोर्टेंस, क्योंकि सर वो वर्ड ही देखो ना, बायो प्लस डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब ऐसे जो जैव विविधता, जितने भी प्रकार के जीव जंतु पृथ्वी पर पाए जाते हैं, पादप जीव जंतु पृथ्वी पर पाए जाते हैं, वे सब बायोडाइवर्सिटी के अंदर आते हैं। क्या हमारा फर्ज नहीं है उन्हें बचाना? बायोडाइवर्सिटी हैज कंट्रीब्यूटेड इन मेनी वेज टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर्स। लाइक ह्यूमन कल्चर को डेवलप करने के लिए बायोडाइवर्सिटी बहुत बड़ा फैक्टर है यार। ह्यूमन कल्चर, जैसे बहुत सारे ह्यूमंस ऐसे होते हैं जो बहुत सारे आइलैंड पे रहते हैं, उनका जनरली खान पानी एनिमल्स और प्लांट्स है। और अभी जैसे हम जो खा रहे हैं, जैसे अभी हम खा रहे हैं, जैसे मैं अभी रिसेंटली कुछ बर्गर खाया, तो बर्गर में अभी रिसेंटली मतलब कल परसों में बर्गर पिज्जाज में क्या होते हैं कि आपको जैसे कैप्सिकम मिलेगा, आपको चिली मिलेगा, आपको ओनियन मिलेगा। तो वो सब बायोडाइवर्सिटी का ही तो खेल है यार। यदि कल को प्लांट नहीं होंगे तो ये सब चीजें कैसे बनेगी? ठीक है, तो अलग अलग ह्यूमन कल्चर को भी डिफाइन करते हैं। जैसे बहुत सारे साउथ सदर्न ह्यूमन कल्चर हो गया, जैसे जो इडली सांभर खाते हैं, उनके लिए राइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सूजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इन टर्न ह्यूमन कम्युनिटीज हैड प्लेड अ मेजर रोल इन शेपिंग द डाइवर्सिटी। ऑब्वियसली बात है, डाइवर्सिटी के शेप के लिए भी ह्यूमन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिम्मेदार है। यदि अच्छा जिम्मेदार है तो भी ह्यूमन है, और बुरा है तो भी ह्यूमन है। जीव जंतु वो वही करते हैं जितना वो कर सकते हैं। एक बार बताऊं, कोई भी हाथी शाकाहारी है तो वो शाकाहारी ही रहेगा, मांसाहारी नहीं होगा। वैसे ही ह्यूमंस, बहुत सारे व्यक्ति जो शाकाहारी होते हैं बाद में मांसाहारी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सब कुछ किसके हाथ में? अपने हाथ में है। ऑफ द नेचर ऑफ जेनेटिक्स, स्पीसीज एंड इकोलॉजिकल हैवर्स।
बायोडाइवर्सिटी प्लेज द फॉलोइंग रोल्स लाइक इकोलॉजिकल रोल खेलेगा, इकोनॉमिक रोल खेलेगा एंड द साइंटिफिक रोल खेलेगा। व्हाट डज बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड अस विद, हमें बायोडाइवर्सिटी क्या क्या प्रोवाइड करवाई एक बार देख लो आप, फ्यूल वगैरह सब दिख जाएंगे आपको। एक सेकंड के लिए कलर पेन चेंज करिए जाए। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे कलर प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। चलिए यहां तक बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। इकोलॉजिकल रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी का इकोलॉजिकल रोल क्या है सर? इकोलॉजिकल रोल क्या है? सो एवरी ऑर्गेनिजम्स बिसाइड एक्सट्रैक्टिंग इट्स नीड्स also contribute something of useful to other organisms। मतलब जरा समझने की कोशिश करेंगे। जो भी ऑर्गेनिजम्स होती है बिसाइड्स एक्सट्रैक्टिंग इट्स नीड्स, उनकी एक्सट्रैक्शन, उनकी नीड्स को बढ़ाते हुए also contribute something, कुछ तो कंट्रीब्यूट करती है यूजुअल फॉर द अदर ऑर्गेनिजम्स। लाइक जैसे अपन है, हम गौरक्षा के लिए देते हैं, भले खुद के कुछ खाने पीने के नहीं हो, लाले पड़ रहे हो, समझ पा रहे हो? सो स्पीसीज, लेकिन अच्छी बात है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं। ये पॉइंट का कहने का मतलब ये है, मेरा एग्जाम, ये कोई गलत भावनाएं नहीं है दोस्तों। मैं भी गाय का सम्मान करता हूं, मैं भी एक हिंदुस्तानी हूं, समझ में आ? मैं हिंदू मुसलमान पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कह सकता हूं गर्व से कि मैं हिंदुस्तानी हूं और मुझे हिंदुस्तान होने पे गर्व है। कोई का ऐसे बोलते ना, कोई का माइकल लाल भी आके मुझे बोल देना कि भाई तुम पाकिस्तान में चले जाओ, मैं उसको ऐसे बोलूं कि सर आप अपने खुश रहो, मुझे अपने खुश रहने दो, ठीक है? सो स्पीसीज कैप्चर्स एंड स्टोर एनर्जी, बहुत सारी स्पीसीज होती है जो स्टोर एनर्जी को स्टोर करती है, कैप्चर करती है। प्रोड्यूस एंड डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ऐसे जो डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल्स को डिकम्पोज और प्रोड्यूस करती है। हेल्प टू साइकिल वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द इकोसिस्टम, फिक्स एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड हेल्प रेगुलेट द क्लाइमेट। These functions are important to the ecosystem function in human survival। Obviously बात ये फंक्शन ह्यूमन फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन सर्वाइवल है। The more diverse an ecosystem, better to the chances for the species to survive through adversities and attacks। मतलब बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी सिस्टम जितना ज्यादा डेवलप होगा उतनी ज्यादा जो स्पीसीज है वो बची रहेगी। जैसे एक तो लिमिटेड बायोडाइवर्सिटीज एरिया है जिसमें स्पीसीज फिर उसके बाहर मर रही है, उसके अंदर मर रही है, लेकिन बहुत सारे बायोडाइवर्सिटीज एरिया को यदि फ्रीडम देंगे तो एक चांस देंगे तो बेसिकली क्या होगा, वो फैलेगी और जानवर सुरक्षित रहेंगे और बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव भी होगी। ठीक है, ठीक है। इकोनॉमिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी यहां से हम पढ़ते हैं। ओके, नाउ द इकोनॉमिक रोल ऑफ द बायोडाइवर्सिटी क्या होता है जरा समझने की कोशिश करेंगे हम। इकोनॉमिक रोल ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर डिस्टर्बिंग अस बट वी डोंट डिस्टर्ब, राइट? वी आर एग्रेसिव नेचर्स एंड इकोनॉमिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, oh my goodness, there is an Alexa gonna be started। Economic role of biodiversity for all humans, biodiversity is an important resource in their day to day life। मतलब ऑब्वियसली बात है ना यार, कि एक बात समझेंगे हम कि यदि बायोडाइवर्सिटी हमारी लाइफ के लिए क्यों जरूरी नहीं होगी, क्या एनिमल्स जरूरी नहीं है? एक बात बताइए, क्या फूड साइकिल्स पढ़ा होगा ना, फूड साइकिल मैंने पढ़ाया होगा आप लोगों को। फूड साइकिल में क्या होता है? फूड साइकिल में क्या होता है कि फूड चेन होती है। फूड चेन में क्या होता है कि एक एनिमल, एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज, बहुत सारी जितनी भी स्पीसीज है, हर एक स्पीसीज का स्पेसिफिक काम है। यदि वो चीज नहीं करेंगे तो सर आगे लाइफ चल ही नहीं सकती। समझ पा रहे हैं? यदि इंसान मरेगा नहीं तो पृथ्वी खत्म हो जाएगी, और इंसान पैदा ही नहीं होगा तो भी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। तो सर जितने इंसान मरते हैं उतने इंसान पैदा भी होने होते हैं, तब बैलेंस बना रहता है। समझ पा रहे हैं? सो वन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इज क्रॉप डाइवर्सिटी। क्रॉप मतलब जो खेती वगैरह करते हैं ना, विच इज कॉल्ड इज एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्रो बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज सीन एज ए reservoir of resources to the drawn upon to the manufacture of food। बेसिकली फूड का निर्माण किसकी वजह से सर? यदि प्लांट्स नहीं होंगे तो जैसे पोटेटोज कैसे होंगे, आपके चिप्स जैसे देखिए ब्रांड, ये चिप्स कैसे होंगे सर? है तो काम किसका है? प्लांट्स का ही है ना। बायोडाइवर्सिटी जैसे जो बहुत सारे लोग जो चिकन वगैरह खाते हैं, नॉनवेज जो खाते हैं, यदि एनिमल स्पीसीज नहीं होंगी तो कैसे होंगे? जो पोल्ट्री फार्म में जो हेन्स और हैन, आई डोंट थिंक सो, क्या जो भी बोलते हैं,
जो भी लोग खाते होंगे, आई डोंट नो, मैं नॉन वेज नहीं हूँ, आई एम प्योर वेजिटेरियन, एग वगैरह। तो वहां पर सर इनका प्रोडक्शन क्यों होता है? प्रोडक्शन मतलब समझ पा रहे हो आप, बहुत सारे मतलब उनको ऐसी तरीके से बीज खिलाए जाते हैं जिनसे वो ज्यादा से ज्यादा रिप्रोडक्शन कर सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कर सके। एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वगैरह के लिए भी, जैसे जो जितने भी चीजें हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे एलोवेरा वगैरह हो गए, ये सब चीजें क्या होती है? सब चीजें किसकी? बायोडायवर्सिटी की देन है। सो दिस कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिट्रोरेशन, डिट्रोरेशन, समझ पा रहे हो, ऑफ बायोडायवर्सिटी। डिट्रायरेशन, डिट्रायरेशन, व्हाट आर द, this word is like tremendous. Some of the important economic commodities, commodities मतलब होता है things, some of more important economic things that biodiversity supplies to humankind are food crops हो गई, लाइफ स्टॉक्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, फिश हो गई, मेडिकल रिसोर्सेज, मेडिकल रिसोर्सेज बहुत सारी। अब तो सर केमिकल्स आने लग गए हैं दवाइयों में, नहीं तो पहले तो जड़ी बूटियों से, पहले तो बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती थी सर, बड़ी से बड़ी, अभी भी खैर हो जाती है, लेकिन पहले तो ऐसे चीरा फाड़ी बिना भी जड़ी बूटियों से ठीक हो जाता था। अब तो चीड़ा फाड़ी कॉमन बात हो गई। बायोडायवर्सिटी इज गुड फॉर द इकोनॉमी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। इकोनॉमी आज एग्रीकल्चर सेक्टर का, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स के हिसाब से एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो बायोडायवर्सिटी एक बहुत बड़ा मार्केट है। बायोडायवर्सिटी की वजह से ही इकोनॉमिक में एक बहुत बड़ा मार्केट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अलावा आप एग, जो अंडे वगैरह बिकते हैं, उसमें भी बहुत बड़ा मार्केट है। दूध जो कि एनिमल से आता है, वो भी एक बहुत बड़ा, मतलब हर चीज के लिए। साइंटिफिक रोल ऑफ बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी का साइंटिफिक रोल क्या है? बायोडायवर्सिटी इज एन इंपॉर्टेंट बिकॉज ईच स्पीसीज कैन गिव अस सम क्लू एज टू हाउ लाइफ इन्वॉल्व एंड विल कंटिन्यू टू इन्वॉल्व। मतलब हर एक स्पीसीज हमें कुछ ऐसे क्लू दे के जाती है, ऐसे सबूत छोड़ के जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि उनकी लाइफ, वो लाइफ में कैसे इन्वॉल्व हुए और अभी उनकी लाइफ कैसे चल रही है। Biodiversity also help is understanding how life functions and the role of each species in sustaining sustaining मतलब आपने सुना होगा sustaining ecosystem, sustaining development। तो वो क्या होता है ना, खुद से डेवलप करना, खुद का एक इकोसिस्टम बनाना। The levels of biodiversity is a good indicators of the states of relationships with other living species। मतलब जो बायोडाइवर्सिटी की जो लेवल्स हैं, वो एक बहुत अच्छे इंडिकेटर्स है ऑफ द स्टेट ऑफ आवर रिलेशनशिप, हमारे और जो स्पीसीज है उनके रिलेशनशिप के बीच में। आज बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी इज अ गुड इन द लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द मींस लाइक, आज गाय भैंस से हमारे बहुत सारे, आज कोई डॉग है, मतलब एक मेरे बहुत अच्छे भैया हैं जिनका नाम मैं नहीं बताऊंगा। वो एक फियानो करके एक, उनके एक डॉग है उनके, तो वो बेसिकली इतना ज्यादा अटैच है उनसे, बहुत हद तक ज्यादा अटैच है, और वो डॉग भी पर्सनली उनसे बहुत अटैच है। मेरे को एग्जैक्ट सही नाम याद नहीं है, लेकिन यही होना चाहिए, फियानो करके कुछ नाम है, फुफानो, फाइनो, फोइनो, ऐसे कुछ करके अजीब सा नेम है। सो बेसिकली वो जिस तरीके से अटैच्ड हैं, वो जिस तरीके से अटैच्ड है, तो ये कह सकते हैं सर, हम ये कह सकते हैं, इनफैक्ट द कांसेप्ट ऑफ बायोडायवर्सिटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मेनी ह्यूमन कल्चर्स। समझ रहे हो? द कांसेप्ट ऑफ बायोडायवर्सिटी इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मेनी ह्यूमन कल्चर्स। साइंटिफिक इंपोर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी, इस तरीके से जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन ये था, एक फोटो था जो मैंने यहाँ पर डलवाया है। लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, हमें बायोडायवर्सिटी का कहाँ लॉस हो रहा है? ट्रॉपिकल रीजन विच ऑक्यूपाई ओनली अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। ट्रॉपिकल रीजन, एक बात बताइए, ये वर्ड है, वर्ड के अंदर ये वाला जो एरिया है ट्रॉपिकल रीजन है, तो ये 1/4 है टोटल वर्ल्ड का, कंटेन अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन। और यही जो एरिया है, ये वर्ल्ड का 3/4 पॉपुलेशन रखता है। समझ रहे हो आप? 3/4 पॉपुलेशन रखता है वर्ल्ड की ह्यूमन का। ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड डिफोरेस्टेशन हैव बिकम द रैम्पेंट टू फुलफिल द नीड्स ऑफ लार्ज पॉपुलेशन। मतलब वो पूरा देखो, डिफोरेस्टेशन मतलब जंगल काटते जा रहे हैं लोग, पेड़ उगाते नहीं है, सिर्फ पेड़ काटते हैं। मैं प्लीज फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे हर सेशन में यही होता है, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक प्लांट काटो ना, तो एटलीस्ट 2 प्लांट लगाओ। मैं बेसिकली
3 से 4 का गणित समझ में आता है। मुझे जो मेरी मैथ समझ में आती है वो 3 से 4 की है। मैं एक प्लांट काटता हूं, मैं 3 लगाता हूं, मैं काटता ही नहीं हूं फिर भी मैं प्लांट लगाता हूं। घर में प्लांट लगाए रखता हूं, हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है जिस फ्लैट पे मैं रहता हूँ, क्योंकि मुझे मेरी स्टडीज करनी होती है, आप लोगों को पढ़ाना होता है और भी बहुत सारे काम होते हैं जो मुझे करने होते हैं। तो उसके बावजूद भी मैं घर पे जहां पर मेरा घर है, वहां पे भी मैंने बहुत सारे प्लांट्स उगाए हुए हैं। और यकीन मानिए दोस्तों कि जितनी खुशी आपको मिलेगी वो आज तक कभी मिली ही नहीं होगी, किसी भी चीज से नहीं मिलेगी। As this tropical rainforest contains 50% of the total is 50% of the species on the earth. As these tropical rainforest contains 50% of the species on the earth, destruction of nature habitats have proved disasters for the entire biosphere. ठीक है, इसके बाद जरा देखिए आप, डिफोरेस्टेशन के बाद ये हालत है। जंगल काटोगे ना सर, इधर तो जंगल है, इधर काटते जा रहे हैं लोग, काटते जा रहे हैं लोग, काटते जा रहे हैं। और मैं यकीन दिलाता हूं, कर्मा जो कहता है, कर्म जो कहता है, आप जो कर्म करोगे वो भरोगे। कर्मा ऐसा कहता है कि जैसा आप कर रहे हो वैसा आपके साथ होना तय है। जो लोग ये काट रहे हैं ना सर, वो यहीं के आसपास रहने वाले होंगे और वो लोग फिर वही लोग बाढ़ के शिकार होंगे, जिनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। मतलब आप कभी किसी भी फॉरेस्ट में जाए ना, आप वहां की नेचर को आप देखना, वहां की ऐसे ब्रीथ करके एक बार देखना आप, आपको इतना ज्यादा अच्छा लगेगा, इतनी ज्यादा अच्छी हवा लगेगी, इतनी ज्यादा प्योर हवा आपको लगने वाली है। नेचर नेचर कैलेमिटीज सच एज अर्थक्वेक, फ्लड, मतलब वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, फॉरेस्ट फायर्स, ड्रॉट, ईटीसी कोज डैमेज ऑफ द फ्लोरा एंड फोना ऑन द अर्थ। मतलब यदि आप फ्लोरा फोना का नुकसान पहुंचाएंगे, उनकी वजह से डैमेज होना ही होना है। फ्लोरा मतलब जंगल्स को, फॉरेस्ट वगैरह को, और फोना मतलब जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाएंगे तो बाढ़ आनी है, अर्थक्वेक आना है, वोल्केन, क्योंकि आप इकोसिस्टम को गड़बड़ा रहे हो सर। आप एक कागज से कागज मिला के आप एक गोला बनाते हो, उसमें से एक भी कागज निकालोगे तो क्या वो बिखरेगा? यदि आप उसको छेड़ते हो ना सर, जब तक आप नहीं छेड़ोगे वो बना रहेगा, आज तक बना रहेगा, आज के 100 साल बाद तक बना रहेगा, जब तक उसे कोई छेड़ेगा नहीं। यदि आप उसको छेड़ते हो, यदि एक कागज आप निकालते हो तो बदले में 2 कागज ऐसे लगाओ जहां पर वो फुलफिल कंडीशन पूरे कर रहा हो। समझ पा रहे हो? तो इसी तरीके से यदि यदि आप कोई चीज फॉरेस्ट में पेड़ काट रहे हो तो आप उसे फुलफिल करने के लिए आप अलग प्लांट उगाइए ना यार। एक पेड़ काटते हो 2 प्लांट उगाइए, फिर बाद में काटने के लिए कौन मना कर रहा है? फिर से काट लेना, फिर से उगा देना। लेकिन ये प्रोसेस कंटिन्यू चल, आप ऐसा थोड़ी नहीं यार एक हाथ काट दोगे, हाथ कोई खुद का हाथ काटता है क्या? फिर प्लांट्स कैसे काट सकते हैं सर आप? सोचिए जरा, आप एक चप्पल खराब होने के बाद दूसरी चप्पल लेके आते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं सर, आप एडवांस में रखते हैं, आप 2-2 3-3 जोड़ी शूज रखते हैं, आप एक-एक 2-2 जोड़ी सैंडल रखते हैं, आप 2-2 जोड़ी चप्पल रखते हैं। मैं खुद देखूं, मेरे खुद की बात बताऊं, मैं 3-3 से 4-4 जोड़ी मेरे पास शूज है, 2 जोड़ी सैंडल्स है, 2 से 3 जोड़ी चप्पल स्लीपर्स है। क्यों सर, क्यों? क्योंकि हम जब खुद का इतना देख सकते हैं तो हम नेचर का क्यों नहीं देख सकते यार? हम एक प्लांट काटते हैं तो 2 प्लांट क्यों नहीं लगा सकते हैं? समझ आ रहा है? मैं बेसिकली मैं खुद को जहां तक जानता हूं, मैं कभी भी किसी भी, मतलब ऐसा होता है ना कि कभी कोई चींटियां, ऐसे बहुत सारी चींटियां हो गई तो कभी मैं मारता नहीं हूं उनसे, उनके इनको झाड़ू से मैं एक तरफ कर देता हूं, फिर वो अपने आप चली जाती है, फिर वो अपने आप चली जाती है। तो किसी भी चीजों को, स्पीसीज को आप छेड़ने से अच्छा, उनको डैमेज देने से अच्छा है कि आप बैलेंस बनाए रखें, नेचर का बैलेंस, बायोडायवर्सिटी का बैलेंस बनाए रखें। आप जंगल काट रहे, क्योंकि उनकी वजह से जंगलों में बहुत सारी जगह आग लगती है, लोगों को जंगल छोड़ छोड़ के जाना पड़ता है, बाढ़ आती है, लोग हजारों की संख्या में लोग मरते हैं, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का आपको लॉस होता है सर, इकोनॉमी को। और वो लॉस होने की वजह से आपके पेट्रोल प्राइसेस बढ़ते हैं, आप लोगों के घर आप पे ही इंडिविजुअली आपको लगता नहीं है, लेकिन आप यकीन मानिए, आप डिफोरेस्टेशन करेंगे तो कोयले की रेट बढ़ेगी, आप डिफोरेस्टेशन करेंगे तो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ रही है तो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा रही है, आप ब्लैक मनी कर रहे हो। फिर बाढ़ आएगी, आप अपनी डेथ होंगी, फ्लड आएगा, अर्थक्वेक आएगा, अपनी डेथ होगी, और इकोसिस्टम्स को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा। बिलियंस ऑफ डॉलर्स तो मैं छोटी रकम बता रहा हूं,
ह्यूमंस ह्यूमन की तो हानि होगी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा सर। और यकीन मानिए, इस बिलियंस ऑफ डॉलर्स के नुकसान होने की वजह से, इस बिलियंस ऑफ डॉलर्स के नुकसान होने की वजह से एक ही है वो वजह हम खुद हैं सर। वो वजह हम खुद हैं। ठीक है, तो पेस्टिसाइड्स एंड अदर पोल्यूटेंट्स सच एज हाइड्रोकार्बन्स एंड टॉक्सिक हैवी मेटल्स डिस्ट्रॉय द वीक एंड सेंसिटिव स्पीसीज। बहुत सारी ऐसी स्पीसीज होती है जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, और लेकिन जो हम डिजास्टर फैला रहे हैं, जो हम हाइड्रोकार्बन, जो हम टॉक्सिक गैसेस फैला रहे हैं, मेटल्स फैला रहे हैं, उनकी वजह से जैसे बहुत सारी पॉलीथीन हम लोग ऐसे पटक देते हैं, और अभी बीच में गाय, डॉग्स वगैरह, कैमल वगैरह वो पॉलीथीन खा रहे थे, उनके पेट में फंस जा रही थी और उनको ब्रीदिंग नहीं हो पा रही थी, उनकी वजह से उनकी डेथ हो रही थी। बहुत सारे पिकॉक्स, बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारी ऐसी स्पीसीज है जो अदर कंट्रीज से इंडिया में आती है, लेकिन वो उस पानी में केमिकल वाले पानी होने की वजह से और वो पानी में मर जाते हैं। आपको समझ में आ रहा है? तो ये एक रीजन है। एक सेकंड के लिए, species which are not natural inhabitants of the local habitats but are introduced into the systems are called exotic species। समझ पा रहे हैं? So exotic species क्या हो गई? Species which are not the natural inhabitants, जो natural inhabitants नहीं है of the local habitats but are introduced into the ecosystem, जो but लेकिन ecosystem के अंदर introduce करती है। The International Union कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब आईयूसीएन के अकॉर्डिंग, आईयूसीएन ने 1949 में, आई थिंक 1949 1954, एक सेकंड के लिए, आईयूसीएन 1954 है आई थिंक, मेरे को जहां तक याद आ रहा है। एक सेकंड, आईयूसीएन आईयूसीएन 1948 1948 आईयूसीएन ने 1948 में इसका स्टेबलाइजेशन हुआ। द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन, द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज हैज क्लासिफाइड द थ्रेटेंड स्पीसीज, थ्रेटेंड मतलब जो खतरे में हैं, ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इनटू देयर कैटेगरीज, लाइक जिसमें इंडेंजर्ड कैटेगरीज, डेंजर्ड कैटेगरीज, वल्नरेबल, नॉन वल्नरेबल, तो उनको कैटेगरीज वाइज डिफाइन किया सर, कि कौन सी स्पीसीज ज्यादा डेंजर्ड है, मतलब जो खतरे में है, जो विलुप्त होने वाली है, जो गायब होने वाली है, उनको हम इस कैटेगरी में रखेंगे और वहां पे हर तरीके से पाबंदियां लगा देंगे। वहां पे कोई व्यक्ति शिकार नहीं कर सकता, वहां पर कोई व्यक्ति जा नहीं सकता, वहां पर हर तरीके से पाबंदी, उनके लिए हर तरीके से उनको बचाने के लिए हर उपाय करेगा आईयूसीएन। इंटरनेशनल, फिर से मेरे साथ एक बार बोलेंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड, मतलब नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, नेचर का तो करेंगे ही, और जो भी नेचर रिसोर्सेज देगी उनका भी हम करेंगे। आगे बढ़े, इंडेंजर्ड स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जो इंडेंजर्ड मतलब सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। इट इंक्लूड्स दोज स्पीसीज व्हिच आर डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, खतरनाक खतरे में हैं। द आईयूसीएन पब्लिशेस इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडेंजर्ड स्पीसीज वर्ल्ड वाइड एज द रेड लिस्ट ऑफ द थ्रेटेंड स्पीसीज, मतलब जो ऐसी स्पीसीज जो खतरे में हैं उनकी सबसे ज्यादा हाई रेड लिस्ट में है इंडेंजर्ड स्पीसीज। रेड पांडा एंड इंडेंजर्ड, मतलब हर एरिया वाइज अलग अलग होती है। राजस्थान की बहुत सारी राजस्थान में क्या बोल रहा हूँ, भारत में बहुत सारी ऐसी स्पीसीज है जो इंडेंजर्ड है, माफ कीजिएगा, है ना। तो राजस्थान में, भारत में, फिर से माफ कीजिएगा, भारत में ऐसी बहुत सारी स्पीसीज है जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। अलग अलग स्टेट की, अलग अलग राज्य की अलग अलग इंडेंजर्ड स्पीसीज होती है। जरूरी नहीं है कि हो ही सही, लेकिन अलग अलग जगह की अलग अलग इंडेंजर्ड स्पीसीज होगी। जैसे रेड पांडा है, रेड पांडा एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है, वैसे ही अलग अलग कंट्री की अलग अलग इंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं। जिंकेरिया साब्स्टेनाई ऐसा कुछ करके नाम है। एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रास, ये ग्रास है सर, जो कि अगस्था मलाई पीक है ना, अगस्था मलाई पीक है तमिलनाडु में, तमिलनाडु की तरफ, मतलब पेनिनसुलर इंडिया में, इंडिया के अंदर पाई जाती है। ये एक ग्रास है सर। कोई पूछ ले आपका जेनकारिया सेबेस्टिनी, सेबेस्टिनी क्या है, जेनकारिया सेबेस्टिनी एक ग्रास है सर जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। ठीक है, ये रखो आप,
ये मंगून से गंगा स्नान करें। वल्नरेबल स्पीसीज में बात करूंगा, these includes the species which are likely to be endangered vulnerable मतलब endangered of extinction of near future, मतलब जो फ्यूचर में endangered कैटेगरी में आ सकती है। The factors threatening to their extinction continue. Survival of these species are not assured as their population has reduced greatly. चलिए रेयर स्पीसीज के बारे में बात करते हैं। पॉपुलेशन ऑफ दीज स्पीसीज इज वेरी स्मॉल इन द वर्ल्ड, जो कि रेयर स्पीसीज में जैसे गोल्डन बाघ, गोल्डन टाइगर, सर कहीं देख ही नहीं सकते। एक होता है ब्लैक पेंथर, बहुत ज्यादा रेयर है सर, बहुत ज्यादा रेयर है। ब्लैक पेंथर, गोल्डन टाइगर बहुत ज्यादा रेयर है। दे आर कन्फाइंड टू लिमिटेड एरियाज इन थिनली स्कैटर्ड ओवर ए वाइल्ड एरिया। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हम बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं? Biodiversity is important of human existence. All forms of life are so closely interlinked that disturbance in one gives rise to imbalance in the others. All forms of life are so closely interlinked that disturbance in one gives rise to imbalance in the others. There is an urgent need to educate people to adopt environment friendly practice. वापस से समझेंगे क्या कहना चाह रहा हूं। बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस, बिल्कुल सर। ऑल फॉर्म्स ऑफ द लाइफ आर सो क्लोजली लिंक्ड, ऑल फॉर्म्स ऑफ द लाइफ आर सो क्लोजली इंटरलिंक्ड दैट डिस्टर्बेंस इज वन गिव्स राइज टू इंबैलेंस इन द अदर। मतलब हर की लाइफ एक दूसरे से इंटरलिंक है सर। एक की में भी जरा सा भी उतार चढ़ाव आया, ऊपर नीचे हुआ, देन ऑब्वियसली बात है साइकिल खराब होना है। There is an urgent need to educate people to adopt environment friendly, मतलब पीपलों को यहाँ पर जनता को समझने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है, हमें पढ़ने की जरूरत है कि हम इको फ्रेंडली हो सकते हैं। एंड मतलब जैसे आप एक बार बताइए, जो भी कोई आप फ्रूट लेने जाए, आप कोई वेजिटेबल लेने जाए, तो क्या हम उस जगह बैग यूज नहीं कर सकते क्या? और क्या हम तो डफर हैं, हम मानते हैं सर हम डफर है, क्या वो सब्जी वाले में अक्ल नहीं है? सब्जी वाला सर ऐसे बोल सकता है ना कि आप बैग लेके आएंगे तो ही सब्जी दूंगा। सारे सब्जी के जितने भी यूनियंस है सब उनके भी क्या है, उनके भी पॉलीथीन का खर्चा बच ही रहा है ना यार। पॉलीथीन फ्री में तो आती नहीं होगी, पॉलीथीन का भी खर्चा बच ही रहा है ना। तो सबको बोल दे कि सर आप अपना थैला लेके आओ, खत्म काम। यार एक बात बताओ, आपके स्कूल में सारे टीचर्स ने मीटिंग करके बोल दिया कि हम क्लास नहीं लेंगे, तो नहीं होगी सर। किसी का कोई कुछ कर नहीं सकता। हटा दो, आप सबको हटा दो तो भी नहीं होगी। आप सारे टीचर को कॉलेज स्कूल से बाहर निकाल दोगे ना, क्लास नहीं होगी। वो वाली बात है सर। मतलब चाहे जो कर सकते हैं यार, हम इको फ्रेंडली हो सकते हैं, लेकिन होना ही नहीं चाहते लोग बग। एंड reorient their activities in such a way that other development is harmonious with other life forms is sustainable। और ये सतत विकास, सस्टेनेबल मतलब सतत विकास। नाउ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में बात करूंगा, जरा देखिए। इन सीटू, एक्स सीटू, प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क। प्रोटेक्टेड कौन कौन से नेशनल पार्क? बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क जितने भी नेशनल पार्क होते हैं सब प्रोटेक्टेड होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व सब प्रोटेक्टेड होते हैं सर। इसके अलावा सेंचुरीज, जितनी भी सेंचुरीज होती है, जैसे रणथंबोर सेंचुरी है, बहुत फेमस सेंचुरी है, वो सब प्रोटेक्टेड है। रणथंबोर जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क है, वो सेंचुरी नहीं है, वो नेशनल पार्क है। फिर बायोस्फीयर रिजर्व में सर एक तो होता है टेरेस्ट्रियल और एक होता है मरीन। टेरेस्ट्रियल और मरीन समझ में आया होगा। बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ा चुका हूं मैं आपको। एक्स सितु में सर एक तो आता है सीड बैंक, और एक होता है क्रायो प्रिजर्वेशन, और फिर होता है फील्ड्स इन बैंक। फिर इसके बाद आता है सेक्रेड प्लांट्स, होम गार्डन, और फिर ये बाकी सारी चीजें आप पढ़ लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। There is an increasing consequences of the fact that such conservation with sustainable use is possible only the involvement and cooperation of local communities and individuals. For this, the development of institutional structure of local level is necessary. मतलब there is an increasing consequences, जो there is an जो बढ़ते हुए कारण है of the fact that such as conservation with sustainable use is possible
सस्टेनेबल विकास पॉसिबल है जब हम कॉरपोरेशन और लोकल कम्युनिटीज है ना वो सब आगे आएंगे। ठीक है, द क्रिटिकल प्रॉब्लम इज नॉट मियरली टू कंजर्वेशन ऑफ द स्पीसीज बट द हैबिटेट बट द continuity of process of conservation. The government of India among the 155 with the 155 other nations have signed the conservation of biodiversity at the Earth Summit held in Rio de Janeiro in 1992. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर ये। मतलब जो पर्यावरण सम्मेलन हुआ था बायोडायवर्सिटी के रिलेटेड एंड द अर्थ समिट जो हुआ था, पृथ्वी जो सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी समिट अर्थ समिट जो हुआ था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1992 में अर्थ समिट जो हुआ था 1992 में हुआ था मेरे दोस्तों। अर्थ समिट जो हुआ था 1992 में, वहां पर 155 कंट्रीज ने सिग्नेचर किया था, इंक्लूडेड विद इंडिया। भारत ने भी किया था। इसके आगे बढ़ते हैं, सब फालतू की बातें हैं, फिलहाल के लिए पढ़ने पे ध्यान देते हैं। बहुत अच्छा रिदम बना हुआ है दोस्तों, फटाफट से पढ़ते हैं। The word conservation strategy has suggested to the following step of biodiversity conservation. मतलब कंजर्वेशन का असली मतलब क्या है? Efforts should be made to preserve the species that are endangered. मतलब उन स्पीसीज को बचाना जो endangered कैटेगरी में है, उनके लिए बचाने के लिए एफर्ट लगाना। Prevention of existing मतलब prevention of extinction requires proper planning and management. Varieties of flood crops, food crops, forage plants, timber trees, livestock, animals, and their wild relatives should be preserved. Each country should identify habitats. Each country should of wild relative and ensure their protection. मतलब ऐसी हर एक कंट्री को वहां की स्पीसीज के प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। जो भी वाइल्ड से रिलेटेड है, जो भी खतरे में है। Habitats where species feed, breed, rest, and nurse the young should be safeguarded and protected. उनको गार्ड और प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। जैसे अभी मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको पता होगा काला हिरन का जो शिकार करते थे, कुछ नहीं होता सर, प्रोटेक्ट कर ही लेते हैं फिर भी। इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स भी रेगुलेटेड। सारे रूल्स ये मतलब इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह वाइल्ड प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए रेगुलेट होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी स्पीसीज को आप आराम से इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। हाथी के दांत एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो ही जाते हैं कैसे भी कालाबाजारी करके, तो वहां पर रेगुलेट करना जरूरी है चीजों को। नाउ जस्ट गिव मी अ सेकंड।